Let's get started with a new topic all about cash flow statement. एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं कि कैश फ्लो हम लोगों को क्यों बनाना है और कैश फ्लो किस तरीके से बनाना है. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट वाइज भी अगर अपन देखेंगे तो टॉपिक कंसेप्चुअल है एंड मजा आएगा आपको समझ के कि सीएफएस, क्योंकि रियल लाइफ में भी आपको ये देखने को मिलता है. द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी टॉक अबाउट इज सीएफएस हमको क्यों बनाना है. आपको भी पता है कि ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बनाने का है, दिस इज फ्रॉम कंपनीज व्यू पॉइंट, कि कोई भी अगर कंपनी फॉर्म करके काम कर रहा है तो उनको सीएफएस बनाना पड़ेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि व्हेन यू रीड विथ, मैं एक सेक्शन का रेफरेंस देता हूं आपको एक एक्ट के साथ. कौन सा? कंपनीज एक्ट. कोई भी बच्चा जब कंपनीज एक्ट 2013 को, आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी, एवरी सिंगल कंपनी इन इंडिया हैज टू मैंडेटरीली कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो इफ यू रीड विद सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, तो वहां पे आपको डेफिनेशन मिलती है किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. किसका? कंपनी का. कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वहां पे जब आपको डेफिनेशन मिलता है ना, तो वहां पे ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट. क्या होना चाहिए? पीएनएल. पीएनएल अकाउंट जो बचपन में बोलते थे, यहां पे उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. एंड थर्ड इज व्हाट? कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसीलिए ध्यान में रहे कि बनाना ही है. अपने पास ऑप्शन नहीं है कि सर मैं नहीं बनाऊंगा. एंड लास्ट एक आता है, जनरल नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. फिर से एक बार नाम बोलेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. अब चूंकि जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो किस तरीके से एलोकेट होता है शेयर होल्डर्स के अमंगस्ट, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. तो बच्चा बोला यस, सीएफएस मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मिंग पार्ट होगा एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40. पॉइंट नंबर 2. अब बनाने को अगर हमने फ्रीज कर लिया तो बच्चा बोला कैसे बनाना है. तो कैसे बनाने के लिए दोस्त, कहीं पे भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी. यू हैव टू गो विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन इशू करता है? इंडिया में इशू करता है आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इफ यू गो थ्रू इट, तो वहां पे लिखता है अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट. कि कैसे बनाना है ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, which is all about accounting for cash flow statement. तो अब बच्चा बोला ठीक है सर, इसमें 2 पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया, बनाना है और कैसे बनाना है. अब हम लोग कैसे बनाना है के अंदर में ड्रिल करेंगे. तो बच्चा बोलता है कि वी हैव सर 2 मेथड्स. हम लोगों के पास 2 मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का. एक है डायरेक्ट मेथड और एक है हमारे पास कौन सा? इनडायरेक्ट मेथड. स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम लोग करिकुलम के हिसाब से बात करें, रियल लाइफ के हिसाब से बात करें, गुड टू अंडरस्टैंड के बारे में बात करें, प्रैक्टिकली मतलब हर एक मायने में इफ यू थिंक ऑफ कि व्हाट इज करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट, तो द मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट मेथड. हमारी हर एक क्लास, हमारा हर एक टॉपिक इनडायरेक्ट मेथड से ही मूव होगा. बच्चा बोला सर डायरेक्ट मेथड हमारे करिकुलम में नहीं है, बट मैं एकदम फाइन दोस्त विद इन अ मिनट आपको बताता हूं कि डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड हुआ करता था जो रिकॉर्ड करता था किसको? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. सिर्फ और सिर्फ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश वाज रिकॉर्डेड इन डायरेक्ट मेथड. हम लोग यहां पे क्रेडिट नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करते थे, लाइक नेवर एवर. यहां पे सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता था? इन एक्चुअल इनफ्लो एंड एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट्स इट. बट अब ये जस्टिफाइड नहीं है दोस्त. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इनडायरेक्ट मेथड से जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं तो वो क्यों जायज है, वो क्यों वाइबल है. क्योंकि यहां ये वाला सेम पर्पस, यार मेरे को बचपन में एक टॉपिक कैश बुक भी तो सॉर्ट करके दे सकता था. हम लोग टॉपिक पढ़ते थे कैश बुक, तो कैश बुक भी तो ये रिकॉर्ड करता था एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. दैट विल नॉट मेक एनी सेंस. क्योंकि सर मेरे को आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैं कैसे मेंटेन करता हूं, हम इस पे बात करते हैं कि एक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती है. आपको पता है, मैं एक और एक सेक्शन का आपको रेफरेंस प्लेस करता हूं तो आपको समझ में आएगा. सेक्शन 128 ऑफ अगेन कंपनीज एक्ट 2013 में आपको लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है. पता है वहां पे आपको मैंडेटरी अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गो विथ अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. What was accrual system? Was also called as mercantile system. हम लोगों के पास 2 तरीका हुआ करता था बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का. एक होता था कैश, when there is an actual inflow, when there is an actual outflow of cash, only that particular point of time में you need to record the same. तो उस पर्टिकुलर मेथड को अगर मैं फॉलो करता ना, तो डायरेक्ट मेथड would be have been one of the appreciated method.
बट आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? एज पर सेक्शन 128 आई एम नॉट अलाउड टू, आई एम अलाउड ओनली एंड ओनली टू गो फॉर अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मुझे एक्ट ही परमिट नहीं करता कैश सिस्टम से अकाउंट करने के लिए। तो when we go with accrual system section 128 it specified that, specifies, क्या specify करता है? accrual system पे आपको books of accounts को maintain करना है। and for all those who are not aware about accrual, मैं आपके लिए एक line repeat करना चाहता हूं। कौन सा? that accounting is to be, a journal entry is to be passed at that particular point of time। आप books में उसको record, किसी भी transaction को उस पल, उस वक्त, उस moment में record करोगे when the transaction has been actually incurred irrespective of the fact whether the cash have been received or not। पैसे आए कि ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजैक्शन जिस पल, जिस वक्त, जिस क्षण का है उसी समय पे रिकॉर्ड होगा, चाहे वो कैश का नेचर का हो चाहे नॉन कैश। मतलब बेसिकली कैश को तो आप एम्फसिस ही नहीं कर रहे हो। अगर ट्रांजैक्शन करंट ईयर का है तो वो करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा। और मैं तो यही मेथड को फॉलो करता हूं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसीलिए हमारे लिए सीएफएस में एक जस्टिफाइड एंड अ गुड मेथड वुड अपील टू बी व्हाट? इनडायरेक्ट मेथड। जहां पे मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स बताता हूं कि हम लोग टॉपिक में प्रोसीड कैसा करते हैं। पता है क्या आपको? आप प्रोसीड करते हो नेट प्रॉफिट के साथ, नेट प्रॉफिट के साथ। तो हम लोग अभी तक की चीजों को एक सेकंड के लिए फ्रीज कर देते हैं। बच्चा बोला बनाना है, यस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। कैसे बनाना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैसे बनाना है? इनडायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करके। क्यों सर? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग अक्रूवल से बनाते हैं, वही हमने सीखा है, वही हमको आता है, और हमको लॉ भी वही सपोर्ट करता है कि यू हैव टू गो मैंडेटरीली विद अक्रूवल। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैं उस पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट से क्यों स्टार्ट करते हैं मैं इस टॉपिक के बाद लेता हूं। हम पूरे के पूरे, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, किसी भी तरीके की कंपनी के बारे में अगर आप बात करते हो तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको रिफ्लेक्ट करता है? उसके किसी भी कंपनी में आप 3 मेजर हिस्सों में आप उसको बाइफरकेट करते हो। एक होता है आपकी लाइफ में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है आपकी लाइफ में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होता है आपकी लाइफ में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बचपन में हम बात किया करते थे कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल के अलावा हम कोई हेड्स नहीं खोल सकते थे। लाइक नो अदर हेड्स वाज ओपनड इन द बुक्स। कोई ना कोई कहीं ना कहीं इन 5 अकाउंटिंग हेड्स में पूल होगा, कहीं ना कहीं इन 5 अकाउंटिंग हेड्स में ही फॉल होगा। सेम सीएफएस में भी कितनी भी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कंपनी की, कितनी छोटी भी कंपनी की बैलेंस शीट क्यों ना हो, बट आप उसको 3 मेजर हेड्स में ही आप उसको बाइफरकेट करोगे। या तो वो ऑपरेटिंग में आएगा, कुछ इन्वेस्टिंग में, एंड व्हाट, कुछ फाइनेंसिंग में। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि सर कैसे किसी बैलेंस शीट को देख के या कैसे किसी बिजनेस की बैलेंस शीट को समझ के हम ये बता पाएंगे कि सर वो ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा या फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा। तो सबसे पहला इफ यू टॉक अबाउट ऑपरेटिंग, तो वहां पे एक वर्ड यूज करता है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। और नाम से भी समझ में आ रहा है कि समथिंग विच इज वेरी मच रूटीन इन नेचर। मैं फिर से वर्ड को क्या, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज को हम लोग यहां पे पूल करते हैं। सेल परचेज का जो बेसिक ट्रांजैक्शन होता है जिससे आपके लाइफ में डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, क्रेडिटर्स क्रिएट हो रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जबकि नाम इनका थोड़ा यहां पे चेंज है, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। अब नाम में कैसा है दोस्त, कंपनीज में यू हैव अ प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट। तो यहां पे नाम को आप जो समझते हैं थोड़ा सा उन लोगों का नाम फाइन है। सेल्स इज नो मोर सेल्स, इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। डेटर्स इज नो मोर डेटर्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल, व्हिच इंक्लूड्स डेटर्स एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल। तो हम लोग इतने टेक्निकलिटीज में अभी नहीं आ रहे, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बचपन में आपका दिल टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट को समझता था, अब टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट काम नहीं आती सर। फॉर द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद जब हम पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे बैलेंस शीट आप शेड्यूल 3 के हिसाब से देखते हो। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट को मैंडेटरीली मानना पड़ेगा दोस्त, चाहे एक छोटी सी कंपनी के बारे में बात करो, चाहे एक लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करो, बट यू हैव टू मैंडेटरीली गो विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। और वहां पे शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। तो समथिंग विच इज वेरी मच रूटीन इन नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम किस में पूल करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में, तो मैं आपको नाम से जैसा समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आपने कोई प्लांट मशीनरी खरीदी, कोई बेचा, कोई इक्विपमेंट खरीदा बेचा, लैंड बिल्डिंग खरीदा बेचा, तो ये सब कुछ इन्वेस्ट, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कोई बैंक में डिपॉजिट कर दिया, समथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट पूल्ड इन एन अकाउंट कॉल्ड एज व्हाट,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड वन लास्ट, इफ यू से, तो कितनी भी बड़ी बैलेंस शीट क्यों ना हो जाए कंपनी की, अगर पैसों से रिलेटेड कोई कंटेक्स्ट में बातें चल रही होंगी, जैसे कि कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिया, कंपनी ने बैंक लोन ले लिया, इन सब जगहों से क्या पैसे आए क्या, ये सब जगहों के पैसों को हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? एज एन इनफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट, लोन का रीपेमेंट कर दिया, डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया, प्रेफरेंस शेयर को रीपे कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या ये सब भी हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगा क्या? कुछ कुछ अभी तो मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं सरफेस लेवल के, कि आपका वर्ड्स पे एक्सेप्टेंस आए। डाउन द लेन जब हम टॉपिक टू टॉपिक आगे मूव करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन के साथ किस तरीके का लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे जब हम बनाएंगे क्या? एक CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बाइफरकेट करते हैं, समथिंग विच इज वेरी मच रूटीन इन नेचर का पार्ट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, समथिंग प्योरली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड समथिंग विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, पैसे का आना जाने के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डाउन द लेन काफी कुछ इसके अंदर में और चीजें आपको क्लियर होंगी। अब उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट कि सर जब आप फॉर्मेट को देखते हो, व्हेन यू गो विद द फॉर्मेट ऑफ CFS, तो बुक में आपको 2 पेज का फॉर्मेट नजर आएगा, और बुक का 2 पेज कॉपी में बच्चा लिखने आएगा तो +3 पेज। अब 2 ऑप्शन रहता है कि या तो आप पूरे फॉर्मेट को रट डालो और उसके बाद आप प्लस माइनस देख लो, या फिर आप पर्पस को समझो कि आप CFS क्यों बना रहे हो। अभी तक मैंने कुछ कॉन्फिडेंस जनरेट करने की कोशिश की कि बनाना है नहीं यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो फॉर्मिंग पार्ट होता है, कैसे बनाना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, किस मेथड से बनाना है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अभी हम डेप्थ में आएंगे। डायरेक्ट मेथड का पर्पस कैश बुक सॉल्व करता था, और चूंकि मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई एम नॉट अलाउड टू गो विद कैश, विल नॉट मेक एनी सेंस प्रिपेयरिंग CFS बाय डायरेक्ट मेथड, नॉट अ पार्ट ऑफ करिकुलम। एंड ऑल्सो अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो वो दोस्त किडिशनेस ही साउंड करता है। अपने को इनडायरेक्ट मेथड से जो कमांड डेवलप होता है, जो पर्पस आपका CFS से सॉल्व होता है, दैट इज लाइक वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कितनी भी बड़ी बैलेंस शीट क्यों ना हो, आइटम्स को हम लोग आराम से सम अप कर जाएंगे, किसमें? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब पॉइंट क्या आता है कि सर वो फॉर्मेट को अपने को क्या याद रखना है क्या? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपको वहां पे लैंग्वेज का टोन क्लियर हो जाए कि किस तरीके से रीड किया जाता है सर टॉपिक को, या आप कैसे उसकी रीडेबिलिटी को ड्रॉ करोगे, दैट विल मेक सेंस। मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट करना चाहता हूं दोस्त। विल बी स्टार्टिंग विथ व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन इज व्हाट ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड देन इज ऑल अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। This is amongst one such topic in the entire curriculum जहां पे if you are asked with the complete CFS, आपको आंसर पहले से पता होगा। आपको आंसर पहले से पता होगा अगर CFS में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पूछा है। बच्चा बोला आधा क्वेश्चन कैसा पूछता है? दोस्तों आधा क्या होता है कि आपको सिर्फ ऑपरेटिंग भी बोल सकता बनाने के लिए एग्जाम में, सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी बोल सकता है। मेजर पॉसिबिलिटी दोस्त ऑपरेटिंग की रहती है। लाइक दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कंटेक्स्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ क्वेश्चन आस्क्स ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यू विल नॉट बी एबल टू, कि जो आपको आंसर पहले से पता होगा, बट इफ यू आर आस्क्ड विथ कंप्लीट CFS तो आपको पहले से ही आंसर पता होगा। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है। मोटिव, मोटिव, मोटिव। इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी वीडियो में कोई बच्चा मोटिव नहीं समझ पाएगा, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम हर टॉपिक पे, हर एक वीडियो पे, हर एक जगह पे रिपीट करेंगे, जिससे आपको पर्पस समझ में आए कि सर मैं CFS क्यों बना रहा हूं। This is a journey from where you start your books of accounts on accrual system because I am mandatorily supposed to. I don't have any option दोस्तों। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अक्रूवल के हिसाब से मेंटेन कर रहा हूं, और CFS को मजे की बात आप बैलेंस शीट से देख के बनाते हो। तो इज इट पॉसिबल कि आप बैलेंस शीट को चैलेंज करोगे कि नहीं नहीं नहीं, आई हैव प्रिपेयर्ड माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकरेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि सर हम लोगों का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो एकदम अप्रोप्रिएट है अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से। जो प्रॉफिट आपने निकाला लाइक वेरी करेक्ट, एंड सब कुछ मस्त है सर एकदम। आई विल स्टार्ट माई टॉपिक फ्रॉम व्हाट? नेट प्रॉफिट। इसमें मैं थोड़ी और क्लैरिटी जनरेट करूंगा। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो डाउन द लेन में सर अपन उसमें बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे चर्चा करेंगे। एज ऑफ नाउ लेट्स फ्रीज आवर डिस्कशन विथ व्हाट? नेट प्रॉफिट। तो बच्चा बोला नेट प्रॉफिट सर एक ऐसा प्रॉफिट है, एंड दैट टू फ्रॉम अ कंपनीज बैलेंस शीट विच इज आफ्टर एवरी सिंगल कंसिडरेशन। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका आपका पेमेंट, मतलब एवरीथिंग इज एडजस्टेड, कैश, नॉन कैश, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नॉर्मल, एबनॉर्मल, एवरी सिंगल थिंग हैज बीन एडजस्टेड। तो जाके आपकी बुक्स में क्या क्रिएट होता है? नेट प्रॉफिट नाम का एक अकाउंट विच इज पूल्ड अंडर स्टेटमेंट ऑफ P&L अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि फॉर्मेट
प्री डिटरमाइंड है। फिर उसके बाद बच्चा बोला नेट प्रॉफिट से जब आप स्टार्ट करते हो ना तो मेरा पर्पस क्या होता है पता है, यहां पे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी लाइफ में चैलेंज नहीं करूंगा, लाइक नेवर एवर आई विल चैलेंज माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट आई विल डू इज दैट आई नीड टू फिगर इट आउट कि मैं जब नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा डेस्टिनेशन क्या है। माय डेस्टिनेशन इज टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि सर जो मेरे कैश में फर्क आ रहा है, पिछले साल में 1 लाख था, करंट ईयर में सर वो 1,50,000 हो गया, तो आई नीड टू कैलकुलेट ये +50 का रीजन क्या है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आई कंसीडर लाइक एवरी सिंगल थिंग, चाहे वो पैसे आए चाहे ना आए, अक्रूवल के हिसाब से मेंटेन किया। आई एम नॉट चैलेंजिंग इट, दैट इज 5000% करेक्ट। But where I wish to land is from accrual to the difference of my cash and cash equivalent is my entire topic. कि ये मेरा मकसद है, ये मेरा पर्पस है सर, कि आज आपने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग आप करते हो आज कि मेरा प्रॉफिट कम होगा सर, बट दैट डेप्रिसिएशन इज व्हाट, अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए आपका प्रॉफिट कम होना चाहिए था और आपका प्रॉफिट कम हुआ भी है, बट दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट रिजल्ट इनटू एन एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश। जब मैं मेरे पॉकेट में हाथ लगा के देखूंगा दोस्तों, आई विल फाइंड दैट पर्टिकुलर कैश, मैं रास्ते में जाके नहीं फेंक देता। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए क्या आप नहीं रिकॉर्ड करते नॉन कैश आइटम को? यस आई डू। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है सर कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि सर अक्रूवल से कैश तक का सफर को सर तय करना इज ऑल अबाउट अ टॉपिक विच इज CFS। मजे की बात, 2 पेज का फॉर्मेट है। फर्स्ट ऑप्शन पूरा याद कर लिया बच्चा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, थोड़ा डेप्थ में है, थोड़ा टेक्निकल है। यू विल फाइंड नोट्स टू अकाउंट्स, यू विल फाइंड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू इट। तो ग्रेजुअली जब आप मूव करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर रटने वाला कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सेकंड इज वी नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर कब किस चीज को कैसे अपने को एडजस्ट करना है ताकि कि हम इस गैप को फुलफिल कर पाएं। जैसे अभी मैं छोटा सा एग्जांपल आपके लाइफ में डेप्रिसिएशन का लिया, तो बच्चा बोलता है दोनों अगर हम सेम बेस पे हैं, प्रॉफिट आपने कम कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो होना भी चाहिए था, बट डज दिस ट्रांजैक्शन रिजल्ट इनटू एन एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश? एब्सोल्युटली नॉट। तो बच्चा क्या बोलेगा, सर इसको मैच करने के लिए आई ऐड बैक विद द सेम। तो ये एक्यूरेसी तो तुरंत कहां से आ गई? अभी तो हम टॉपिक स्टार्ट नहीं किए हैं, आप कैसे बता रहे हो सर उसको मेरे को प्लस करना है? ये इस तरीके का टॉपिक है दोस्त कि अपने को रीडेबिलिटी को स्ट्रांग रखना है कि वंस आई एम पोटेंशियल इनफ टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो विल मेक सेंस कि सर ये टॉपिक इतना फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग बन जाएगा एंड यू विल श्योरली लैंड अप टू अ गुड पोजीशन। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग 3 हिस्सों में अपन बाइफरकेट करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आपको लाइफ में कभी भी स्ट्रगल नहीं प्रोवाइड करेगा। दिस आर लाइक सो डैम सिंपल। ये सिर्फ इतना बोलते हैं कि सर प्लस 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 माइनस 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 को एक साथ अगर दिखा देते हो तो चीजें खूबसूरत नजर आती हैं। व्हेन वी गो विद फाइनेंसिंग, सेम प्लस 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 माइनस 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 को अगर आप एक साथ दिखाते हो तो चीजें बेहतर नजर आएंगी। दैट इज इट। मेन अपने को जो सीखना है सर वो है ऑपरेटिंग में जो चीजों को थोड़ा सा ज्यादा क्लासीफाई करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ 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 अलग अलग अपने को 2-3 हेड्स के नाम दिए हुए हैं और उन प्रॉपर अपने को हेड्स में अगर हम चीजों को लिख के दिखाएंगे तो चीजें खूबसूरत नजर आएंगी। खूबसूरत समझ में नहीं आता फॉर्मेट से। When you understand from your heart. फॉर्मेट से आपको समझना इज नॉट दैट इजी, तो इसीलिए हम समझेंगे एंड देन हम लोग उसके बाद फिर क्या ऐड कर लेंगे फॉर्मेट। सर मियर प्रेजेंटेशन, 2 लाइन को बस अपने को वहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा एंड यू विल बी डन। आई होप कुछ अपने को बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा हो एज टू व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टिंग, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फाइनेंसिंग, फॉलोड बाय कि नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना क्यों वाइबल है, क्योंकि उसमें सर सब कुछ एडजस्टेड है, सब कुछ सोचने का विषय ही नहीं है। लाइक एवरी सिंगल थिंग इज एडजस्टेड आउट देयर एंड यू नीड टू गो फॉर व्हाट द डिफरेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक नया वर्ड ले रहा हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का मतलब समझता है बच्चा पॉकेट में रखा हुआ कैश और बैंक में रखा हुआ कैश इज कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब वो कुछ एसेट्स के आपको मैं नाम बताऊंगा, करंट एसेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, व्हिच कैन बी रीडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आर कैश इक्विवेलेंट। तो वो जो डिफरेंस है दोस्त, वो मेरा आंसर का जो डेस्टिनेशन है दैट इज सो इंपॉर्टेंट कि आपको पहले से पता होगा कि सर ये सफर को मैं किस तरीके से तय करूंगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो प्रेजेंटेशन है वहां पे अपने को एक मेजर फोकस करना रहेगा, जो हम आने वाले दोस्त कुछ वीडियोस में हम लोग आगे चल के प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे। अभी हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देंगे कि सर किस तरीके से एक क्वेश्चन को रीड किया जाता है एंड कैसे उसमें हम अप्रोच किया जाता है CFS में। So for the very first post introduction video will be targeting a question जहां पे हम लोग कोई भी notes to accounts नहीं लेंगे, कोई भी additional information नहीं लेंगे, एक सिंपल सा plain question लेंगे जहां पे आपको ये समझा पाए कि सर CFS का आंसर क्या होता है, वो कैसे आप पहुंचते हो उस आंसर तक,
एंड नॉर्मल रीडेबिलिटी कि क्वेश्चन को किस तरीके से रीड किया जाता है, एंड आप क्लासिफाई करोगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट वाली वीडियो में विल बी डिस्कसिंग विथ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे हम बात करेंगे, जहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्या इंपैक्ट सीएफएस में प्लेस किया जाता है, और मेजर उसके 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस। वंस यू आर डन विद दिस 4 कॉम्बिनेशंस ना, उसके बाद आपको पूरे सीएफएस में कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट मिलेगा ना, आपको कभी भी उसमें स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एसेट्स के ट्रीटमेंट को करेंगे। एसेट्स का अगेन दोस्त यहाँ पे एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया हुआ है पूरे सीएफएस में, तो वहां पे आपको लेजर अकाउंट बना के देखना है, एंड देन विद क्वेश्चंस फॉलोड बाय व्हाट, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडेड विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद डिविडेंड की बहुत अच्छी अकाउंटिंग है यहाँ पे, यू विल फाइंड मेजर 3 to 4 गुड एडजस्टमेंट्स जो आपको किसी भी सीएफएस के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो विल बी टेकिंग एडजस्टमेंट्स का एक एक्सक्लूसिव वीडियो, देन फॉलोड बाय अ क्वेश्चन which is so related to that particular adjustment and covering all previous adjustments too. I hope एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपने को सीएफएस का समझ में आ रहा होगा, and we'll be ending up with this particular video right at this moment, and up next we'll be covering ahead of this with a question from our next video. Thank you so much.